विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था न्यायपालिका, और न्यायपालिका में हमने संरचना पढ़ी थी कल ही क्लास में। तो संरचना में हमने देखा था कि न्यायपालिका में सबसे श्रेष्ठ जो माना गया है वो माना गया है सर्वोच्च न्यायालय, और आज हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अब आप एक शब्द लेंगे, सब क्षेत्राधिकार कह दो, चाहे विद्यार्थियों क्या कह दो भाई, शक्तियां कह दो, एक ही बात है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कह दो तो मतलब कई विद्यार्थी कंफ्यूज है, साहब क्षेत्राधिकार क्या? क्षेत्राधिकार मतलब ऐसे क्षेत्र जिनमें उसका अधिकार है। तो एक चीज तो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी शक्तियां कौन कौन सी हैं। कल हमने पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय उसका गठन किस प्रकार से होता है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, सर्वोच्च न्यायालय है उनकी नियुक्ति की योग्यताएं क्या क्या हैं, किस प्रकार से मतलब उनकी नियुक्तियां होती हैं। ऐसे कुछ बिंदु हमने अध्ययन किए थे। आज जो हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार देख रहे हैं उसमें सबसे पहला जो तो बिंदु है अपना वो है मौलिक क्षेत्राधिकार। सर मौलिक क्षेत्राधिकार, मौलिक ये शब्द बना है मूल से, मूल अधिकार मतलब सर्वोच्च न्यायालय के वे अधिकार जो सर्वोच्च न्यायालय के तहत ही आते हैं। मतलब कुछ ऐसे अधिकार जो सर्वोच्च न्यायालय के ही हैं, बाकी ऐसे मामलों में कोई सुनवाई नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको बताया था कि दीवानी और फौजदारी ये तो है ही है, इसके अलावा भी है। सर जैसे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। केंद्र व सरकार से संबंधित विवाद मतलब जो आपका आप ऐसे कह सकते हैं संघ, मतलब जो केंद्र है आपका वहां और जो सरकार है उनके बीच में कोई विवाद है, वो केंद्र प्लस ऐसे लिख दो, केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद। तीसरा विभिन्न राज्यों में आपसी विवाद। मौलिक अधिकारों की सुनवाई। अब देखो इनके बारे में हमें समझना है। ऐसे कर लो आप यहां संघीय मामलों से संबंधित, संघीय मामलों से संबंधित विवाद, ठीक है, ऐसे कर लो जिससे समझ में आ जाएगा। अब ऐसे कई मामले हैं जो केवल सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ही आते हैं, बाकी न्यायालय उस मामले में सुनवाई नहीं कर सकते। कहेंगे सर कौन से? संघीय मामलों, ऐसे संघीय मामलों से संबंधित विवाद, संघ से संबंधित कोई भी विवाद है उन मामलों की सुनवाई कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा, क्योंकि उच्च न्यायालयों के उसके पास पावर नहीं होती, क्योंकि ये मामला ही केंद्र का है, उससे बड़ा है मामला। तो एक तो ऐसे मामले हैं। केंद्र व राज्यों, कई बार कई राज्य केंद्र पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहते हैं
कि साहब केंद्र है हमारी किसी भी प्रकार की नामांतरण की, जैसे नाम बदला जा रहा है, सीमा विवाद है कि और कोई समस्या राजस्व का है कि या फिर अन्य विकास संबंधित कोई मुद्दा है, तो अक्सर क्या करते हैं राज्य अपने विकास या फिर अपने पिछड़ेपन का ऐसा कोई भी आरोप प्रत्यारोप है केंद्र सरकार पर लगाते रहते हैं। तो ऐसे संबंध में अगर कोई विवाद है उन दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर के, तो उनकी सुनवाई कौन करे? राज्य सरकार तो राज्य जैसे राज्य के जो उच्च न्यायालय है वो तो कर नहीं सकते। ऐसे मामले भी किसके अधीन चले जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय के अधीन चले जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम वही है। विभिन्न राज्यों के मध्य कई राज्यों के बीच में विवाद हो जाते हैं आपस में, सर्किस को लेकर के, सीमा को लेकर के, कई राज्यों में आपसी विवाद हैं नदियों के लेकर के या फिर अन्य। जैसे एक विवाद बताऊं आपको, राज्य का कर्नाटक व तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद है किस नदी को लेकर के? कावेरी नदी को लेकर के। कावेरी नदी के जल को लेकर के दोनों के मध्य विवाद चल रहा है। सर क्या विवाद चल रहा है कि कर्नाटक कहता है कि साहब ये इसमें जल ज्यादा मेरा है, तमिलनाडु कह रहा है कि साहब ये पानी ज्यादा रोक लेता है, मेरे पास तो कम ही आता है। ठीक है, तो ये आपसी विवाद है। अब अगर कर्नाटक राज्य का न्यायालय सुनवाई करता है तो कर्नाटक के पक्ष में फैसला देगा, और तमिलनाडु का करता है तो तमिलनाडु के पक्ष में फैसला देगा। इसलिए इन दोनों को हटा करके और वो सुनवाई कहाँ रखी जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय में, वो उनकी सुनवाई करेगा। मौलिक अधिकारों की सुनवाई, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। मौलिक अधिकारों की सुनवाई के मामले में सर्वोच्च न्यायालय अधिकृत है। सर्वोच्च न्यायालय ही इनकी सुनवाई, सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय भी है आपका, हालांकि मैंने समझा दिया था फिर भी यहां समझा देता हूं। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय ही इनकी सुनवाई के लिए अधिकृत हैं। इनसे संबंधित मामले, इनसे संबंधित मामलों के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई करवाई जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर कोई भी विवाद है तो ऐसे मामलों में भी सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? सुनवाई, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है, तो मोस्टली सर्वोच्च न्यायालय ही ऐसी सुनवाई अक्सर करता है। रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। अब आप कहेंगे सर रिट, अब एक चीज समझाऊंगा आपको थोड़ी सी मैं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के मामले में या उनकी रक्षा के लिए रिट जारी करता है। वह अनुच्छेद 32 के तहत कुछ रिट जारी करता है
जिससे मौलिक अधिकारों का हनन रोका जा सके। जिससे क्या हो भाई, मौलिक अधिकारों का हनन रोका जा सके। रिट संबंधी क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च क्या देता हूं, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के मामले में या उनकी रक्षा के लिए रिट जारी करता है। वह अनुच्छेद 32 के तहत कुछ रिट जारी करता है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन रोका जा सके। मतलब मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय कुछ रिट जारी करता है। और उन रिटों के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से रिट हैं और वो मौलिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली याचिकाएं, जारी रिट कर दूं, रिट या याचिकाएं की बात है, क्यों? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। हालांकि इनके बारे में डिटेल से बता दिया गया है। तो ये याचिकाएं एक बार आपको बताई गई हैं। ये याचिकाएं हैं जो मौलिक अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है और ये याचिकाएं केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है, अन्यथा नहीं करता। किसी भी व्यक्ति के, देखो विद्यार्थी एक चीज बता दूं, मौलिक अधिकार पहली चीज तो यह है कि अहस्तांतरणीय है, ये हस्तांतरित नहीं कर सकते। जन्मजात प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं भारतीय संविधान द्वारा और इनकी रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय सदैव तत्पर रहते हैं। मोस्टली सर्वोच्च न्यायालय के पढ़ रहे हैं तो सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे हम एक बार के लिए। तो सर्वोच्च न्यायालय सदैव इनके लिए तत्पर रहता है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो। अगर सर्वोच्च न्यायालय के रहते किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो यह उनके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय तुरंत प्रभाव से रिट जारी करता है, ठीक है, मतलब याचिकाएं जारी करता है जो निम्न है: बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, प्रतिषेध है और उत्प्रेषण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति को किसी भी थाने में बंदी बना रखा है और उसे किसी नजदीकी न्यायालय में पेश नहीं किया गया। ये एक शर्त है संविधान द्वारा कि किसी भी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया जाता है तो 24 घंटे में उसे नजदीकी न्यायालय में पेश किया जाए। अगर नहीं किया जा रहा है तो उसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। भाई जो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है उसे किसी भी नजदीकी न्यायालय में 24 घंटे में पेश नहीं किया गया, थाने में रखा गया है, तो ये उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो इसके लिए न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका जारी करता है। तो ऐसे ये याचिकाएं जारी करता है। कोई व्यक्ति अपने अधिकारों से आगे बढ़ करके मतलब उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है, जैसे निचली जो अदालतें हैं उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है मौलिक अधिकारों की सुनवाई, और वो सुनवाई करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे रोक सकता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। कोई व्यक्ति अधिकारी है और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसके लिए परमादेश याचिका जारी की जाती है कि आपका ये कर्तव्य है और आपको इसका पालन करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रतिषेध, मना करना, कोई भी न्यायालय है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सुनवाई कर रहा है तो उसे रोक सकता है कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। उत्प्रेषण, किसी नीचे के न्यायालय में ऐसा कोई भी मामला है तो उसे ऊपर मंगवाने के लिए,
ऊपर मंगवाने के लिए उत्प्रेषण याचिका दायर करती है। ऊपर मंगवाना, उत्प्रेषण। तो ये सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत कुछ याचिकाएं जारी करता है जो मैंने आपको बता दी हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, अपील का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। इसके फैसले के विरुद्ध कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है, इसके फैसले के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। एक बात तो यह है कि इसमें जो फैसला हो गया उसके विरुद्ध अपील अभी मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से ये सब हो रहा है या कैसे किया जाता है। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि अपील क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है, इसके फैसले के विरुद्ध कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती। केवल मृत्युदंड, जैसे मान लो सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड दे दिया, मृत्युदंड के फैसले पर राष्ट्रपति के पास कर दो आप, है ना, राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई जा सकती है। अपील नहीं हो सकती, ठीक है। इसका फैसला अंतिम और सर्वोच्च होता है, इसने जो फैसला कर दिया वो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। ये अपील क्षेत्राधिकार मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जैसे मान लो अभी अपना तीसरा बिंदु था अपील क्षेत्राधिकार, एक बार समझ लो इसको। है ना, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय जिला न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय, इसको आप क्या बोलते हैं भाई, कल समझाया था ना मैंने आपको, तहसील न्यायालय बोलते हैं आप इसको। और देखो विद्यार्थियों, दो मुकदमे तो ऐसे हैं, दो मामले तो ऐसे हैं जो केवल इनके पास ही हैं, ठीक है। कौन से? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों से संबंधित। देखो मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी मामला है तो उनकी सुनवाई तो केवल ये दो ही न्यायालय कर सकते हैं, एक तो सर्वोच्च न्यायालय और एक उच्च न्यायालय। ये अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाएं दायर करता है, ये अनुच्छेद 226 के तहत, मतलब ये तो करता है अनुच्छेद 32 के तहत, ये करता है अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाएं जारी करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहां से, जैसे मुकदमे वाद जो भी होते हैं दो रूपों में चलते हैं, एक दीवानी और एक फौजदारी। मैंने आपको बता दिया दीवानी मामले कौन कौन से होते हैं, जमीन जायदाद के बंटवारे, विवाह, तलाक, गोद, ठीक है,
लेन देन ऐसे। फौजदारी मामले होते हैं मारपीट, तोड़फोड़ या फिर अपहरण या अन्य संगीन जो भी मुकदमे, जो भी वाद हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उन मामलों में अपराध है, ये संगीन अपराध होते हैं, लगभग हमारे मुकदमे यही जारी मतलब दायर करवाए जाते हैं। यहाँ से हम संतुष्ट नहीं है, जैसे मान लो हम यहाँ संतुष्ट नहीं हुए तो हमारे मुकदमे की लिए हम अपील कर सकते हैं, कहाँ? जिला न्यायालय में अपील कर लेंगे। अब जिला न्यायालय में हमारे पक्ष में आ गया तो हम क्या करते हैं, यहाँ अपील कर लेंगे कि साहब मैं इस मामले से फैसले संतुष्ट नहीं हूँ, हम यहाँ फैसला कर लेंगे, यहाँ अपील कर लेंगे हम। अब क्या हुआ कि जैसे मान लो यहाँ से भी हम संतुष्ट नहीं है तो कहाँ अपील कर लेंगे? यहाँ। अब एक चीज बता दूं, इन्होंने फैसला दिया, ये इसकी सुनवाई कर लेंगे और फैसला दे देंगे। उच्च न्यायालय में जैसे ही फैसला आता है तो पूरे मामले की जो पूरा अब यहां से यहां तक चला रहा था, यहां तक जो फैसला आया है, यहां क्या अपराध हुआ था, उस पूरे मामले की बारीकी से सुनवाई करता है। कहेंगे सर क्यों? क्योंकि इन न्यायालयों को छोड़ करके या इनके फैसलों के विरुद्ध अपील कर रहे हैं यहाँ, तो समझने की बात है कि इनके ये भी न्यायालय हैं, इनको जिम्मा या अधिकार दे रखा है ये सब सुनने का। इन दोनों के फैसलों के विरुद्ध अपील कर रहा है ये उच्च न्यायालय में, तो उच्च न्यायालय पहले सबसे पहला काम क्या करता है कि साहब इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करता है कि यहां तक अब तक जो शुरू से लेकर अब तक क्या हुआ, फैसले में क्या हुआ, गवाह क्या थे, अपराध क्या था, किस किस पक्ष में क्या क्या फैसला आया है, इस फैसले से संतुष्ट नहीं होने की वजह, सामने वाला पक्ष और प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं, पूरे मामले की मॉनिटरिंग करता है, उसका दोबारा से अध्ययन करता है और फिर ये डिसीजन देता है। अगर इसका फैसला भी इसको जो भी पक्ष और प्रतिपक्ष माने नहीं तो वो अपील कहाँ कर लेता है? सर्वोच्च न्यायालय में। अब विद्यार्थी ये 4 न्यायालय छोड़ के यहाँ पहुंच, 3 न्यायालय छोड़ करके चौथे पहुंच गया, ये भी क्या करता है? उस मामले की दोबारा से मॉनिटरिंग करता है, पूरे मामले का दोबारा से अध्ययन करता है, ठीक है। दोबारा मॉनिटरिंग होगी कि साहब ये 3 न्यायालयों को छोड़ करके यहां मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो कोई ऐसी न्यायिक चूक नीचे वाला न्यायालय से हो रही है या फिर इस आदमी को न्याय नहीं मिला, क्योंकि कोई भी लगभग अपराधी होता है वो अपना कबूल यही कर लेता है, फिर बचने के लिए वो यहां चला जाता है, ठीक है, यहां उसको सजा मिल जाती है और वो अपना अपराध कबूल लेता है, सजा काट लेता है। लेकिन कोई आदमी सही है अपनी जगह तो उसके लिए ये क्या करता है कि इनको छोड़ करके यहां पहुंच गया तो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेगा सर्वोच्च न्यायालय कि साहब इसने कहीं गलत तो नहीं किया, ये मेरे पास अपील कर रहा है, मैं सर्वोच्च हूं, मेरा फैसला अंतिम होगा। तो ऐसे मामलों में वो हर एक पूरी फाइल का बारीकी से अध्ययन करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, हर एक को उसके बाद निर्णय तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि उसके बाद जैसे मान लो कोई मृत्युदंड है, जैसे मान लो कोई बंटवारा का है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो मृत्युदंड है तो उससे आगे तो कोई फैसला ही नहीं है, इसलिए वो उसके ऊपर गहनता से जांच करता है, दोबारा से उसके ऊपर जांच पड़ताल करवा करके और फिर फैसला देता है। तो विद्यार्थियों ये अपील का अंतिम न्यायालय है, इसके बाद भारत में कोई न्यायालय नहीं है, ये आपको मैंने बताया था नई दिल्ली में है और इसके फैसले के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं हो सकती, ये अपने आप में सुप्रीम अंतिम है। तो ये हो गया अपील क्षेत्राधिकार, मतलब इनके विरुद्ध अपील कर सकते हैं, इसके विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं होगी। मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे मान लो मृत्युदंड है, मृत्युदंड के मामले में जैसे मान लो यहाँ भी मृत्युदंड, यहाँ भी और यहाँ भी बच गया तो ठीक है, नहीं यहाँ भी, ऐसे मामले में इसका फैसला हो गया। अब ये व्यक्ति क्या, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को मिल गया तो ये प्रश्न केवल एक राष्ट्रपति के पास एक याचिका लगा सकता है जिसे बोलते हैं क्या भाई, दया याचिका। यहाँ एक याचिका लगा लेता है ये कि साहब मेरे से ऐसी गलती हो गई कि मेरे ऊपर दया करो। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर मुंबई बम धमाके थे, उसमें एक जिंदा आतंकी पकड़ा गया जिसका नाम था अजमल आमिर के साहब। भारत में न्याय व्यवस्था थोड़ी सी मजबूत व्यवस्था में है, तो क्या बताया गया, जैसे मान लो इस न्यायालय में पेश पकड़ लिया इसको और यहाँ से उसको धीरे धीरे उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसके फैसले को एज इट इज रख लिया कि साहब इसको मृत्युदंड दी जाए, क्योंकि इस आदमी ने बहुत सारे मर्डर किए हैं और इन सारे मर्डरों का एक ही आदमी है ये, क्योंकि बाकी मर गए तो सारी हत्या किसके ऊपर लग गई, कसाब के ऊपर।
अब कसाब को खूब सुरक्षा दी गई, वकील दिए गए, सारे काम हुए, अंत में मृत्युदंड की बात आ गई। तो इसको भी दया याचिका के लिए राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई गई कि साहब मेरे ऊपर दया की जाए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं किसी के बहकावे में आकर के मैंने ऐसे अपराध किए हैं, तो मुझे बचाया जाए, और मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, छोटे बच्चे, ऐसे मतलब काफ़ी दया के लिए वो एक एप्लीकेशन लगाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है, अभी नेक्स्ट पॉइंट में मैं समझाऊंगा, वो सलाह लेता है कि क्या ये क्षमा योग्य है या नहीं है तो माफ, और नहीं है तो ना सही। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब है अपीलीय क्षेत्राधिकार का अंतिम उच्चतम न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय। सलाह संबंधी एडवाइस, राष्ट्रपति विभिन्न मामलों में न्यायपालिका, अब न्यायपालिका का जिम्मा किसको दे रखा है, इसमें आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है भाई, वही अपने को तो कमांडर, पूरे जुडिशियल सिस्टम का कमांडर, मतलब मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के वही हैं। तो न्यायपालिका यही अपने लिए, तो राष्ट्रपति विभिन्न मामलों में न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से समय समय पर सलाह लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होता। यह उनके विवेक पर निर्भर है। यह उनके विवेक पर निर्भर है। यदि मुख्य न्यायाधीश द्वारा सलाह दे दी जाए तो उसे मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है। सुनो विद्यार्थियों, क्या कर रहे हैं, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार है अपना सर्वोच्च न्यायालय का। राष्ट्रपति विभिन्न मामलों में न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से समय समय पर सलाह लेते हैं। जब भी उनके पास ऐसा कोई विवाद या ऐसा कोई मामला आता है तो वो सलाह मांगते हैं। राष्ट्रपति एक उच्च पद, देश का प्रथम नागरिक, सलाह किससे मांगेगा, कि छोटे मोटे न्यायाधीश तो मांगेगा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मांगेगा वो सलाह। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होता। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से वो सलाह मांगे, अब वो उसको सलाह दे या नहीं दे, ये मुख्य न्यायाधीश पर निर्भर करता है, उनके विवेक पर निर्भर करता है कि मुझे राष्ट्रपति को सलाह देनी है या नहीं देनी है। अगर उनको लगे कि भाई देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति मुझसे सलाह मांग रहे हैं तो वो दे, ठीक है। लेकिन ये उस पर उनके विवेक पर निर्भर करता है कि सलाह देनी है या नहीं देनी। दूसरी, यदि मुख्य न्यायाधीश द्वारा सलाह दे दी जाए, मान लो मुख्य न्यायाधीश ने क्या किया, राष्ट्रपति को सलाह दे दी, अगर दे दी तो उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं होता।
ठीक है, मतलब दोनों ही बाध्य नहीं होते हैं, सलाह देने वाला भी बाध्य नहीं होता, अगर दे दी गई तो सलाह मानने वाला भी उसको बाध्य नहीं है, दोनों अपने आप में फ्री होते हैं। तो विद्यार्थियों ये हमारे 4 क्षेत्राधिकार हुए। मौलिक क्षेत्राधिकार, ऋण संबंधी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। विद्यार्थियों अक्सर न्यायपालिका के लेसन से जो क्वेश्चन बनता है 99% यही क्वेश्चन बनता है कि जो न्यायपालिका है इसके आगे जो क्वेश्चन बनेंगे मैं बता दूंगा, लेकिन अब तक क्या आपने जो अध्ययन किया है उसमें यही क्वेश्चन बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बताइए कि कौन कौन से अधिकार हैं। बता दिया, संघ और राज्य, विभिन्न राज्यों के मध्य, ठीक है, अगर किसी प्रकार का विवाद है तो मौलिक क्षेत्राधिकार इसी के अधीन आता है, या मूल अधिकारों से संबंधित तो इसी के अधीन आता है। रिट 5 याचिका बता दी मैंने आपको कौन कौन सी है 5 याचिकाएं, और उनके लिए ये सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के मामले करता है सिर्फ और सिर्फ अपील का अंतिम न्यायालय भी उन्होंने डिस्कस किया है कि किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय दोबारा मॉनिटरिंग करके उसका फैसला बदल सकता है, इसके पास ये अधिकार है और उसका फैसला अंतिम होता है, उसके विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं हो सकती। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार अभी बता दिया आपको। तो ये आपके 4 बिंदु हैं जिनके ऊपर आज हमने डिस्कस किया है कि किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने क्षेत्राधिकार होते हैं और उन क्षेत्राधिकारों को किस प्रकार से वो काम में लेता है। तो विद्यार्थियों ये थे आज के आपकी क्लास के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट फिर कल देखते हैं।